दांतों को साफ रखना तो हमारे अपने हाथ में है, मगर दांतों की बनावट हमें विरासत में मिलती है। टेढ़े मेढ़े दांत सिर्फ खूबसूरती पर दाग ही नहीं, पूरे शरीर की सेहत के लिए एक खतरा भी है। नेहा की खूबसूरत मुस्कुराहट के पीछे छिपी है उसकी अपनी मेहनत और एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट का कमाल। अगर आप नेहा की बचपन की फोटोग्राफ्स देखें तो आपको नजर आएंगे बाहर निकले हुए टेढ़े मेढ़े दांत। दांतों का टेढ़े होना या दांतों का मुंह के बाहर प्रोजेक्ट करना, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें फंक्शनल और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे कि जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनको क्लीन करना मुश्किल होता है, सफ़ा रखना मुश्किल होता है, तो इससे गम प्रॉब्लम बनी रहती है। दूसरा, जब दांत आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो कुछ दांत पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, कुछ पे कम पड़ता है। तो जिन दांतों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है चूइंग के दौरान, वो जल्दी वीक होने का उनका डर रहता है। ऐसे ही जब दांत जॉ के बाहर सेट होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि बहुत प्रोट्रूजन में है, तो जॉ के बाहर सेट होने का मतलब ये है कि वो दांत जो चूइंग प्रेशर्स हैं उनको ठीक से नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। तो हम जब दांत अंदर करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दांत हम अंदर करके जॉ के ऊपर सेट करें, ताकि जितने चूइंग प्रेशर्स जो दांतों के ऊपर पड़ते हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब हो सके। दांतों की शेप सही नहीं है, ये पहचानने के लिए जरूरी है ये जानना कि दांतों की सही शेप होती क्या है। नॉर्मल दांतों की पोजीशन, दांत देखने में इवन लगने चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। ऊपर के दांत हमेशा नीचे वाले दांतों को ओवरलैप करते हैं, आगे से भी और साइड से भी, लेकिन ये ओवरलैप करीब 10 to 20% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपके दांत अनइवन हो रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, या दांतों में ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, या ऊपर के दांत अंदर हैं और नीचे के दांत बाहर हैं, तो ये रिवर्स ओवरलैप ऐसा है, तो आप ज़रूर एक ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह ले लें। नेहा और उसकी बहन चांदनी दोनों को ही विरासत में मिले टेढ़े मेढ़े दांत। नेहा ने अपने दांतों में ब्रेसेस यानी तार लगवाए और अब चांदनी का इलाज भी शुरू हो चुका है। ब्रेसेस लगवाना आसान है, लेकिन ये एक लंबा चलने वाला और कुछ परेशानियों वाला इलाज है। इस बारे में और जानकारी जीवन रेखा की अगली कड़ी में। जीवन रेखा हर रोज आपके साथ। हम जो खाना खाते हैं उसे चबाने का काम है दांतों का। साफ सुथरे और सही आकार के दांत ही इस काम को ठीक तरह से कर सकते हैं। दांत अगर ठीक से न चबा पाए तो ये काम हड्डियों और आंतों को करना पड़ता है, जो उनका काम नहीं है। नेहा और उसकी बहन के दांत शुरुआत से ही टेढ़े मेढ़े थे। ब्रेसेस की मदद से नेहा के दांत ठीक हो चुके हैं और उम्मीद है कि चांदनी के दांत भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ब्रेसेस कॉमन लैंग्वेज में उन अप्लायंसेस को बोलते हैं जो कि हम दांत के ऊपर चिपकाते हैं। ये एक अटैचमेंट होता है जो दांत के ऊपर चिपकाते हैं, और इस अटैचमेंट के थ्रू हम वायर्स पास करते हैं और इन वायर्स से दांतों के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ताकि धीरे धीरे दांत अपनी सही जगह पे मूव कर सके। ब्रेसेस किसी भी उम्र में लगवाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें लगवाने के बाद बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ब्रेसेस लगवाने के बाद जरूरी है लगातार डॉक्टर से मिलते रहना, जिससे अगर तारों में कोई भी गड़बड़ हो तो उसे ठीक किया जा सके। तारों में खाना बहुत ज्यादा फंसता है, इसलिए कुछ भी खाने के बाद ब्रश करना जरूरी है। सख्त चीजें जैसे गन्ना, सुपारी खाने से ब्रेसेस टूट सकते हैं, इसलिए सख्त भोजन से दूर रहें। चिपचिपी चीजें जैसे च्युइंगम और टॉफीज भी ब्रेसेस के लिए नुकसानदेह हैं। टेढ़े मेढ़े दांत सिर्फ विरासत में ही नहीं, बच्चों की अपनी हरकतों का नतीजा भी हो सकते हैं। जो बच्चा प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग पे रहता है
या जो बच्चा थम सकिंग करता है या जो बच्चा माउथ ब्रीदिंग करता है, तो इन सब चीज़ों से भी दांत बाहर आ जाते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कोशिश एक चीज़ और करनी चाहिए, बच्चों को जितना रॉ फूड खाने की आदत डालें आप, जैसे फ्रूट्स में पूरा का पूरा एप्पल बाइट करके बच्चा खाए या कैरेट्स है पूरी की पूरी बाइट करके खाए, तो जितना बच्चे के जॉ को एक्सरसाइज मिलेगी, नेचुरल फूड खाएगा, उतना उसके जॉ की ग्रोथ अच्छी होगी और टेढ़े दांत होने का कम चांस रहेगा। 3 साल तक के बच्चों का अंगूठा चूसना एक आम बात है, लेकिन उसके बाद अगर बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसका सीधा असर उसके दांतों पे पड़ता है। दांतों की पूरी देखभाल पर एक संक्षेप रिपोर्ट जीवन रेखा की अगली कड़ी में। जीवन रेखा हर रोज आपके साथ। दांतों की 80% समस्याएं सीधे जुड़ी हैं सफाई से। हर बीमारी की तरह दांत की बीमारी की आहट भी आप सुन सकते हैं। पहली आहट है मसूड़ों में इरिटेशन या दर्द। याद रखिए, घरेलू उपाय कुछ दिनों के लिए आराम दे सकते हैं, पर ये इलाज नहीं है। दांतों पे जमी खाने की पतली सी परत प्लाक कहलाती है। इसी से इंफेक्शन होता है और यही इंफेक्शन कहलाता है जिंजिवाइटिस। बहुत से लोग इसी स्टेज पर संभल जाते हैं, लेकिन सुशील नहीं संभला। उसके मुंह से बदबू और मसूड़ों से खून गवाह है कि उसके दांत पायरिया के शिकार हो चुके हैं। पायरिया का इलाज अगर सही समय पर न हो तो ये इन्फेक्शन जड़ों तक पहुंच सकता है, जैसा मिस्टर प्रसाद के साथ हुआ। मिस्टर प्रसाद के बहुत से दांत पायरिया की भेंट चढ़ चुके हैं। बचे खुचे दांत कब साथ छोड़ जाएं, पता नहीं। खाते समय खाना दांतों में फंसने लगे या दांतों में कोई काला सा निशान नजर आए तो ये खतरे की घंटी है। आपके दांतों में कैविटीज बन रही हैं। समय से इलाज करवा लें, जैसा कनिका ने किया, वरना हो सकता है नंदिनी की तरह आपको अपने दांत निकलवाने पड़े। दांतों की हर समस्या का समाधान एक ही है, सुबह और शाम दांतों की ठीक से सफाई। और ये सफाई शुरू होनी चाहिए बचपन से। यहां तक कि दूध पीते बच्चे के दांत भी गंदे तो होते ही हैं। जैसे ही बच्चे के 8 दांत आए, नर्म ब्रश से बच्चे के दांत साफ करें। बच्चों को टॉफीज और चॉकलेट से दूर नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत हैं, टूटने ही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। याद रखिए, दूध के दांत ही बुनियाद बनाते हैं स्वस्थ दांतों की। इसलिए बचपन से ही 2 समय ब्रश करने की आदत डालिए। आपकी जीवन रेखा पर सेंध लगाए बैठी एक और बीमारी, थायराइड। जीवन रेखा की अगली कड़ी में जीवन रेखा हर रोज आपके साथ। डॉक्टर को लगभग विश्वास है कि मीत को एस्थमा है, लेकिन इसकी वजह क्या है समझ नहीं आ रहा। इसको बच्चों में डायग्नोज करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों में सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं और उसमें हम ये कह नहीं पाते कि ये दमा है या नहीं है। मीत में बहुत से लक्षण तो दमे के थे, फिर भी डॉक्टर चाहते थे कि दमे की दूसरी वजहों पर भी नजर डाल ली जाए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि कई बार किसी भी तरह के डिप्रेशन या परेशानी से अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। अस्थमा साइकोसोमेटिक तो हम एग्जैक्टली नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स यानी मानसिक तनाव अगर हो, आपके काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या घर में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, तो ये ज़रूर है कि अस्थमा का
जो कंट्रोल है वो ख़राब हो सकता है, और उसमें शरीर के अंदर होने वाले कुछ चेंजेस हैं। कुछ ये भी है कि वो मरीज़ अपना इलाज ढंग से नहीं कर रहा है। जो दवाइयाँ उसको लेनी चाहिए प्रिवेंशन के लिए या उसको रिलीवर के लिए, वो टाइम पर ले नहीं पाता, और इसकी वजह से उसका आस्मा ख़राब हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हंसने से या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने से कई बार आस्मा का अटैक आ सकता है, जिसके कि फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो साइकोसोमेटिक वजह से आस्मा पैदा हो। अस्थमा का इलाज शुरू होने से पहले ये ज़रूरी है कि मरीज की पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को पता हो, ताकि सही कारण जानकर ही उसे काबू में किया जा सके। अधिकांश मामलों में ये देखा गया है कि इन मरीजों के परिवार में कहीं न कहीं सांस की बीमारी का इतिहास जरूर होता है। ये जरूरी नहीं कि आस्मा ही हो, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत छींकें आने की प्रॉब्लम होती है, नाक बहती रहती है बराबर, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि दादा दादी को है या दादा को है और पोते को है, और माँ बाप में किसी को नहीं है। लेकिन मैंने इतनी बार देखा है कि जब मैं हिस्ट्री लेना शुरू करता हूँ तो मुझे पता पड़ता है चाचा को आस्मा है, मुझे पता पड़ता है चाचा के बेटे को आस्मा है, यानी उसके जो कज़न ब्रदर्स हैं उनको आस्मा है। और लोग बाग एक्चुअली अपनी इमीडिएट फैमिली को देखना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि शायद किसी को बीमारी नहीं है। पर जब आप एक्सटेंडेड फैमिली को स्टडी करने की कोशिश करिए, इन रियली मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर मैं देखता हूँ 95% से ऊपर लोगों को फैमिली में प्रॉब्लम निकलती है। मीत की अस्थमा की क्या वजह है, जानने के लिए कुछ टेस्ट करने जरूरी हैं। इस तकलीफ का अगला पड़ाव क्या होगा, जानने के लिए देखिए जीवन रेखा की अगली कड़ी। जीवन रेखा हर रोज आपके साथ। सांस की नली की अंदरूनी परत में सूजन का नतीजा है दमे यानी अस्थमा की बीमारी। इसके लक्षण हैं लगातार उठती खांसी, सांस लेने में तकलीफ। मीत के सभी लक्षण दमे की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे थे। फिर भी इलाज शुरू करने से पहले जरूरी था कि कुछ टेस्ट किए जाएं, ताकि कोई शक न रह जाए। जिस तरह बुखार देखने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह सांस की नली की क्षमता जानने के लिए इस्तेमाल होता है पीक फ्लोमीटर। हर इंसान में उम्र, ऊंचाई और सेक्स के मुताबिक सांस को बाहर फेंकने की निश्चित ताकत होती है। दमे के मरीजों में ये ताकत कम हो जाती है। पीक फ्लोमीटर में पॉइंटर को सबसे पहले 0 पे करिए, एक लंबी सांस लेके पूरी छाती भरिए, उसको मुंह में लगा के इस तरह फूंक मारिए जिस तरह की आप दूर एक मोमबत्ती बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे पॉइंटर मूव करता है। इस रीडिंग को नोट करिए और पॉइंटर को दोबारा 0 पे ले आइए और इसी तरह से 2 बार फिर कोशिश करिए। आपको देखना यह है कि इन 3 में से 2 रीडिंग ऑलमोस्ट एक समान होनी चाहिए। आपको रीडिंग वो नोट करनी है जो कि मैक्सिमम हो, ना कि एवरेज। पीक फ्लोमीटर आस्मा की डायग्नोसिस के लिए, आस्मा की मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीक फ्लो की है कि ये एक ऐसा मार्क है जो कि हम होम ट्रीटमेंट प्लान के अंदर यूज़ करते हैं। कितने मरीज़ हम लोग देखते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे सांस की बहुत तकलीफ़ हो रही है। जब हम एग्जामिन करते हैं तो उनको ना चेस्ट में घरघराहट की आवाज़ होती है और पीक फ्लो करते हैं तो नॉर्मल होता है। तो ऑब्वियसली पेशेंट पैनिक में भी सांस फूल सकती है, लेकिन वो आस्मा नहीं। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए पीक फ्लोमीटर रीडिंग बहुत ज़रूरी है और उसी से हमें पता पड़ता है कि आस्मा की सीवियरिटी उस समय क्या है। अस्थमा को पकड़ने के लिए एक विश्वसनीय टेस्ट है स्पाइरोमीटर। आपकी नोज में बंद कर रहा हूँ। ये जो पाइप है इसे मुंह में रखना है और लिप्स क्लोज कर लेना है, ठीक है। इसे मुंह में रखिए, होंठ बंद कर लीजिए। अब इसमें धीरे धीरे आपने सांस लेना है, छोड़ना है, धीरे धीरे। अब एक लंबा सांस खींचिए अंदर और छोड़िए झटके से देर तक। वापस खींचो अंदर, फिर फूको, बस।
यही टेस्ट है जो कि डायग्नोस्टिक है। पीक फ्लो आपको सिर्फ ये बताता है कि हालत उस समय क्या है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है तो पीक फ्लो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्पायरोमीट्री एक तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जबकि पीक फ्लो मॉनिटरिंग के लिए है। इसके बाद भी अगर कुछ शक बाकी बचे तो कुछ और टेस्ट हैं जिनकी जानकारी जीवन रेखा की अगली कड़ी में। जीवन रेखा हर रोज आपके साथ।